गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दोस्त दीपक सिंह। और कल मैंने आपको कक्षा 12 का सामान आधारित विषय दिखाया था। उसका पेज भी मैंने आपको व्हाट्सएप में डाल दिया है कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे है। आज कक्षा 11 का भी दिखाता हूँ, क्योंकि इस साल कक्षा 11 के बच्चों ने भी होम एग्ज़ाम तो दिया ही है, तो दोनों मिला के क्वेश्चन इस बुक से आते भी हैं। और जो कक्षा 11 के लड़के इस समय 12 में चले गए हैं, तो उनके लिए भी अब ये दोनों पेपर आपको वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो 12 के पढ़ रहे हैं वो भी, और जो कक्षा 11 वाले 12 में चले गए हैं मार्च में एग्ज़ाम दे के, उनके लिए भी लगभग सभी पास भी हैं। तो ये उनको मैं बता भी दूँ, कापी वगैरह थोड़ा मैंने चेक कर लिया था एडवांस में, लेकिन अभी चूँकि बंद हो गया कॉलेज, इसलिए मैं कुछ कर उसमें अनाउंस नहीं कर पाया या आपको मार्कशीट नहीं बना पाया। खुलेगा तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कक्षा 11 में क्या है। कक्षा 11 में भी सेम चीज़ है, वही सिलेबस तो आपका वही रहेगा कि खंड क में पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, और खंड क में उद्यमता का विकास किसे कहते हैं। टॉपिक भी लगभग वही है, पर्यावरण शिक्षक किसे कहते हैं, भूमि का प्रयोग किसे कहते हैं, मृदा अवक्रमण क्या है, वही जो आप डाई यूरिया पोटाश डाल के मिट्टी को मार रहे हैं वही चीज़ है। जनसंख्या का दबाव क्या है, तो वही जो आप बढ़ रही है जनसंख्या वही है। उद्यमता के विकास में भी देखिए तो व्यवसाय ग्रामीण विकास तो आपका इसमें है, दो ही टॉपिक है, पर्यावरण और ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में भी आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, वो आपकी सोच है। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनकी, अगर वो कुछ कुटीर उद्योग वगैरह करते तो ऐसी नौबत नहीं आती कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े रहते। और गोबर गैस प्लांट क्या है, कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है, यही सब चीज़ें इसके अंदर ग्रामीण विकास में है, कक्षा 11 है। तो उद्यमता का विकास आप जान ही रहे हैं, उद्यमता का बोध कराना, व्यवसाय में उद्यमता का बोध कराना। अगर कोई आप दुकान भी खोले हैं तो उसके अंदर आपको उद्यमता का बोध कराना जो है, ये संबंध पर चर्चा करना। और वेतनभोगी और स्वरोजगार क्या है, ये जीविकोपार्जन के लिए, इस पर आप प्रकाश डालिए। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको बढ़िया से देख लेते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, और छात्रों को पर्यावरण शिक्षा क्यों देनी चाहिए, आप इसका उत्तर खुद ही लिख सकते हैं। और पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पेड़ काट देंगे तो आपको हवा थोड़ी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो पर्यावरणीय संसाधन क्या है, शक्ति ऊर्जा के क्या हैं, तो पहले पुराने ज़माने में जो थी और परंपरागत और अपरंपरागत, तो ये क्या हैं, तो शक्ति के साधन क्या हैं, थर्मल पावर प्लांट है, और गोबर गैस प्लांट भी है, वो आपका पहले आपका चलता था। थर्मल पावर प्लांट से आप बिजली बनाते हैं। तो इसी तरह से पर्यावरण संसाधन में मिट्टी और खनिज, पौधे और जंतु का क्या महत्व है, इनका ये नहीं रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मिट्टी में आप खाद डाल के गड़बड़ा रहे हैं पूरी मिट्टी को, और पौधे आप लगाना छोड़ चुके हैं। जंतुओं का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको हाई लक्स में खड़ा कर रहे हैं। लो लक्स, मैंने आपको लक्स के बारे में भी समझाया है। और संसाधन जनसंख्या विस्फोट क्या है, मतलब एक तरह से जब आप संसाधन भी आपका रहता है, अब 10 आदमी एक परिवार में रह रहे हैं, आमदनी 10 रुपये है, एक एक रुपये सब पर है, और अगर वही 15 हो गए तो एक आदमी पर कितना पड़ेगा, आप सोच लीजिए। यही जनसंख्या में विस्फोट है। तो जो योजना 10 लोगों के लिए है, अगर वही 15 लोग हो गए अपने परिवार को बढ़ा के, तो फिर वो योजना उतने के लिए रह जाएगी। तो इससे जनसंख्या विस्फोट आप कहेंगे। इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है समाज पे। और औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है जानते ही हैं आप। उद्योग जैसे सरदार जी की यहाँ फैक्ट्री है, वो राख निकाल रही है। तो डिस्टिलरी है जो कि पानी, उस तरह गंदा पानी निकाल रही है। तो ये सब जो है, इसका औद्योगिकरण, चिमनी से गर्म धुआं वातावरण में निकल रहा है। भले वो पर्यावरण मतलब उसके अंदर कोई वो ना हो, लेकिन धुआं तो गर्म है ही है। यहाँ तो बाईपास करके राख भी उड़ा दिया जाता है। तो इस चीज़ को मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर। आप चाहें तो देख भी सकते हैं। इससे आपकी जो ओजोन परत है, जो आपके वायुमंडल में जो आपके ऑक्सीजन को बनाए रखती है, उसके अंदर भी छेद हो रहा है। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है भाई। आधुनिक कृषि आप डाई यूरिया पोटाश डाल के कर रहे हैं, गोबर वगैरह छोड़ ही दिए हैं, तो प्रभाव आप समझ रहे हैं। और भूमि का प्रयोग करना, तो भूमि का प्रयोग मतलब आप वीर भोग्या वसुंधरा, तो उसी तरह से है कि अगर आपकी ख़राब भूमि भी है तो उसको अगर आप बढ़िया बना लेते हैं, उसके ऊपर कुछ छोटा सा इंडस्ट्री लगा लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, उस पर तालाब ही बना लेते हैं, तो वो भूमि का प्रयोग हुआ। और
अवक्रमण क्या है? मृदा माने मिट्टी, अवक्रमण मतलब वही डाई पोटाश लगा के। वन का क्या प्रभाव है? बड़ की छीड़ता होने से आपको क्या होगा, ये आप ये भी बता सकते हैं। जल और वायु और मृदा का पर्यावरणीय प्रदूषण, क्योंकि 12 के लड़के भी इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, और 11 के लड़के तो खैर अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो उन्होंने दे दिया भी इसका कुछ सवालों का उत्तर, तो ये जानते ही हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण नीति 2006 में बनी थी, और इसके अंतर्गत जो है प्रदूषण के जो प्रकार हैं, वायु में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है, मिट्टी में प्रदूषण है, और जो पावर प्लांट बनते हैं तो उसमें यूरेनियम वगैरह यूज किया जाता है तो उन्हें रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। खाद्य प्रदूषण है, जो आप खा रहे हैं बाजार में वो तेल 3-4 बार गर्म करके खिला दे रहे हैं आपको। ध्वनि का प्रदूषण है, आवाज़ बहुत, लंका पे ही बाज़ार में बहुत आवाज़ आती है, जितनी दुकानदार हैं सबके कान जरूर ख़राब है सबके, अगर आप उनको जाके देखें तो। और रासायनिक प्रदूषण क्या है? जो खेत में आप डाल रहे हैं वही रासायनिक, आखिर में वो पानी किसी जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक भी सिग्नल है, रेडिएशन करता है, तो ये भी आपका प्रदूषण है। खतरनाक औद्योगिक कृषि उत्पाद क्या है? खतरनाक उत्पाद क्या है? और दवाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये जो आप खाना चाहिए पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह की दवाएं जो खा रहे हैं वो आपके लीवर पर इफेक्ट करती हैं, और आप इसको किसी डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा दवा नहीं खाना चाहिए, बहुत से औषधि पौधे हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को रक्षा में कर सकते हैं। आज की डेट में भी आपको प्लेटनेस बढ़ाना होता है तो आप पपीते की पत्ती पीजिए, आपका प्लेटनेस बढ़ जाएगा, और कोई तरीका नहीं है आपकी बॉडी में प्लेटनेस बढ़ाने का। आप किसी डॉक्टर से समझ लीजिए प्लेटनेस क्या होता है। ग्रामीण विकास क्या है? तो ग्रामीण विकास का एक पंचवर्षीय योजना होती है। इसका ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है? मतलब ग्रामीण विकास में जो भी सारे योजनाएं सरकार की सही नीतियों के अंतर्गत हैं उनका उपयोग करना, और उससे जो गांव का विकास होगा, यही ग्रामीण विकास है आपका। और इसका क्षेत्र व्यापक है, हर क्षेत्र में आप ग्राम का विकास कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुटीर उद्योग हो, तमाम तरह की, नशा मुक्त समाज बनाना हो, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आपको 5 लाइन 10 लाइन ही लिखना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी आप लिखेंगे, मैं पेज इसके फ़ोटो दे दूँगा आपको, आप उसको लिख लें। और भारत में भूमि उपयोग क्या है? तो भारत में कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कछार मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो इनमें जो है आपको काम करना होता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे तो काली मिट्टी और दोमट टाइप है। और आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी ग्रस्त क्या है? आर्थिक पिछड़ापन, निर्धरता क्या है? कभी कभी पूछता है कि भारत जो है निर्धन देश है, तो ये इसकी निर्धनता का अर्थ क्या है? निर्धनता यही है कि साहब हमारे पास 10 रुपये की आमदनी है, 5 लोग हैं तो एक ऊपर 2 हो जाते, 2 रुपया पड़ता है। अब वही अपना परिवार हम 2-4 बच्चे, 5 बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो उसमें जो है फिर निर्धनता का रूप दिखाई देने लगता है। और कृषि की उत्पादकता से आप जानते ही हैं कि कृषि और किसान की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं, रसायन का। इससे जो है किसान की भी दुर्दशा हो रही है, ज़मीन की भी हो रही है। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए, हरित क्रांति तो जैसे नैलाल, ये पंजाब में ये चीज़ हुई थी, नहरों के माध्यम से सबको पानी हर खेत को पहुंचाना, इसी को हरित क्रांति कहा गया था। और कृषि, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय हैं। डाई यूरिया बंद करिए, पोटास जैविक खाद को अपनाइए, इससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। वन क्या है आप जानते ही हैं, वन जो है, और उसके बाद इसके जो वन से संबंधित कार्यक्रम हैं, वन दिवस सप्ताह मनाना, वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाना, ये सारी चीज़ें वन से रिलेटेड हैं। वन महोत्सव मनाना और पेड़ लगाने का सही स्थान आपको चुनना। गांव में वनों से आपको बहुत लाभ है, परोक्ष लाभ भी है, अपरोक्ष लाभ भी है। आप लकड़ी भी प्राप्त करते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन भी पाते हैं। और ग्रामीण कूड़े कचरे का उपयोग अगर आप से पूछता है तो बहुत इसका आप उपयोग कर सकते हैं। बायोमास जो है पावर प्लांट बना सकते हैं, जो गाजीपुर में है, धान की भूसी से चलता है। और कूड़ा कचरा आप कंपोस्ट बना सकते हैं, इसके साथ जो है गोबर गैस संयंत्र बना सकते हैं। अब उद्यमता का विकास अगर देख लें तो उद्यमता के विकास में यही है कि उद्यमता क्या है? स्वरोजगार में उपलब्ध कराना। आपको उद्यमी रहेंगे तो किसान तो बढ़िया उद्यमी कहा जाता है, क्योंकि किसान अपना सारा काम उद्यम से करता है। तो स्वरोजगार को क्या है, और तनख्वाह वाले 2 ही तरह के लोग होते हैं, तनख्वाह वेतनभोगी और स्वरोजगार वाले। तो वो उद्यमता का की वजह से उनके अंदर उद्यम की भावना रहती है,
और उद्यमता का विकास इसे ही कहते हैं। उद्यमता का वैल्यू क्या है? तो वैल्यू इसकी वही है कि उद्योग में श्रम होना चाहिए, और उपभोग जो आप कर रहे हैं उसको सोच समझ के जितने आदमी हैं उतना ही करिए, मानवीय व्यवहार सही रखिए। और उसी के साथ उद्यमती अभिप्रेरण क्या है? तो अभिप्रेरण यही कि आप दूसरे को भी थोड़ा सा अपने विचारों से प्रभावित करें, ताकि वो भी साबुन, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मशरूम की खेती ये सब करने लगे। और उद्यम चलाने की क्षमता क्या होती है? तो परियोजना का अर्थ क्या होता है? प्रोजेक्ट का अर्थ मतलब वही है कि कोई प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, जैसे कि साबुन बनाने का ही ले लीजिए, छोटा सा ले लीजिए, तो उसके लिए आप पूरा उसके चरण लिखेंगे। मैं आपको आगे उसके पेज दे दूंगा, आप पेज ही पढ़ लीजिएगा, वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसको भी उससे भी आप काम कर सकते हैं। और विपणन बाज़ार में अगर आप बात करें तो मार्केटिंग क्या है? आप कोई भी सामान उठाएंगे तो उसको बाज़ार में बेचेंगे ज़रूर, तो विपणन इसी को कहते हैं, विपणन और विक्रय। तो मार्केटिंग ये होता है कि जैसे दवा की कंपनी है, उसको 5-6 जिलों में आप जो करते हैं तो वो मार्केटिंग है। और विक्रय क्या है? किसान करता है, जैसे गेहूँ ले गया मंडी में बेच दिया, चाहे बनिया को बेच दिया, तो वो विक्रय हो जाता है। तो विपणन और विक्रय में यही अंतर है। और उसके बाद परियोजना का चयन आपको करना है तो स्थान देखेंगे। देखिए यहाँ सम विच्छेद बिंदु ये आया, जहाँ लाभ और हानि की मात्रा बराबर हो जाती है उसे हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और पेपर पिन की भी परियोजना रिपोर्ट बना सकते हैं आप। और ये 4 चीज़ें हैं, शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसरों और चुनौतियों। इसको SWOT एनालिसिस कहते हैं, SW अपॉर्चुनिटी एंड T थ्रेट। तो S से आपकी स्ट्रेंथ हो गई, और V से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, और T से आपको चुनौती। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। ये बड़े बड़े क्लास में भी, MBA में भी पढ़ाया जाता है कि SWOT एनालिसिस क्या है। और बाइस्किल की चेन बनाने का भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और कक्षा 11-12 के दोनों लड़के इस वीडियोस को अब पढ़ें, ताकि जो अब तो देखते हैं जुलाई में एडमिशन होगा, तो उस समय जो बच्चे आएंगे तो उस समय देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो अब मई जून, जहाँ तक आज के पेपर में भी हमने देखा, तो बंद हो चुका है स्कूल, और कोरोना थोड़ा फैल रहा है। कोरोना को हल्के में ना लें आप लोग। कुछ लोग मजाक इसका उड़ा रहे थे पहले, लेकिन उसको मजाक में ना लें, क्योंकि मेरे मतलब गाजीपुर में भी कुछ जान पहचान लोगों के हुआ है, और वो परेशान भी हैं। और इसके लिए आप अपने शरीर की इम्यूनिटी क्षमता को आप बढ़ाइए। इम्यूनिटी जितनी आपकी बॉडी के अंदर रहेगी क्षमता, तो ये छोटे मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार खांसी आपके पास नहीं आएगी। और धूप में अगर आप थोड़ा बहुत टहल लेंगे, नाक में थोड़ा कड़वा तेल लगा के ही आप बाहर निकलें, जिससे कि जो भी कण आपके नाक के माध्यम से, चाहे वायरस भी जाएगा तो वो नाक में ही चिपक के रह जाएगा, अंदर तक नहीं जाएगा। लोग पहले लगाते भी थे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है साथियों, मैं इसको बड़ा नहीं करना चाहता, ताकि आपका डाटा वगैरह नुकसान ना हो। आप लोग वीडियो में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, तो उसको भी देखिए, लेकिन इसको भी देखते रहिए। ऐसा मत समझिए कि 20 मई के बाद परीक्षा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऐसे ही नहीं पास किया जाएगा, क्योंकि ऐसे पास कर दिया जाएगा तो आप आगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम जैसे छोटा मोटा भी आपको नहीं देने को मिल पाएगा, क्योंकि वही होगा कि आप ऐसे ही ज़बरदस्ती पास किए हुए हैं। और जो पास किए रहेगा आदमी ईमानदारी से मेरिट लेके, उसी को नौकरी मिलेगी। तो इसलिए इसको बहुत हल्के में ना लें। कई छात्र ग्रुप में डाल देते हैं कि ये आदेश आया, वो आदेश आया। मैं तो आपको आदेश एक दिन पहले ही डाल देता हूँ, क्योंकि निदेशालय से मेरा भी संबंध है थोड़ा बहुत, तो वहाँ मेरे भी नेता हैं, तो उनसे मुझे एक दिन पहले मिलता है, तो वो मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ। मैं कर्फ्यू की बात कर ही रहा था कल, आज पेपर में कर्फ्यू भी है, तो रात में थोड़ा सा बच के निकलिएगा। 8 बजे से सुबह 7 बजे तक फालतू मत निकलिएगा, वरना जो उनका कोई पुलिस वाला आपको परेशान करेगा तो मुझे भी दुख होगा इस बात का। बिना किसी बात के आप मत निकलिएगा, जब कोई टॉपिक रहे तभी निकलिएगा, वरना चुपचाप घर में रहिए, वीडियो सुनिए। और 1.5 GB आपको मिलता ही है, आराम से भरवा लीजिए एक बार 500 रुपया, 3 महीना निकल जाएगा और सुरक्षित रहेंगे। और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें, मेरे किसी छात्र को भगवान ना करे रोना करोना हो। और लेकिन ज़रूर देखिए, क्वेश्चन जरूर पूछता है, भारत एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। एकदम सही बात कहा इसमें। भारत धनी देश है मतलब इनके पास ज़मीन बहुत अच्छी है, पानी भी साधन सब कुछ है, लेकिन निवासी निर्धन है, इनकी सोच जो है गड़बड़ है। और ये प्रधानी का ही चुनाव चल रहा है। आप देखिए, अगर एक ईमानदार आदमी खड़ा होगा तो जो बेईमान होगा वो आदमी गाँव में घुस घुस के शराब भी दे रहा होगा, पैसा भी दे रहा होगा। क्यों दे रहा है वो? आप खुद सोचिए ना, क्यों दे रहा है वो?
वो आपको निर्धन बनाने के लिए दे रहा है। तो और जो आपका आप धनी देश हैं, आप बढ़िया प्रधान चुनिए, आपका गाँव बना देगा। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन जो देख रहा हूँ 20-25 साल से, उससे मुझे लग रहा है कि जो है ये धनी देश होते हुए भी यहाँ के निवासी निर्धन हैं, और उनके सामने अगर देवता भी चला जाए तो वो उससे सीसी मांगने से बाज नहीं आएंगे, वो भी विशेषकर प्रधान के चुनाव में, चाहे इलेक्शन में। तो आप पैसे पर मत बिकिए और अपना शिक्षा पर ध्यान दीजिए। गांव में किसी तरह की इस सब चीज़ों में अनर्गल इंटरेस्ट मत लीजिए। आपको अपना वोट देना है, किसी पढ़े लिखे को वोट दीजिए। जिसके पास ज्ञान हो, ज्ञान से ही आपका जो है वो भला हो सकता है। रुपए से किसी का आज तक भला नहीं हुआ है, ना होगा। तो यही कर अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ छात्रों, और इसको मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल भी देता हूँ। मेनी मेनी थैंक्स।